Good morning student to Shanti Gunj online classes. I am your science teacher गीता मैम। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने जंतुओं के रूप और उनके कार्यों के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमारा थोड़ा सा टॉपिक अभी रह गया है, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर अपना ओपन कीजिए 77 और इसमें हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टांग की हड्डियाँ। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसे फ्यूमर के नाम से जाना जाता है। इसका एक सिरा गोलाकार होता है जो कि पैरों की हड्डी में बने खांच में भलीभांति व्यवस्थित रहता है। मतलब सबसे पहले बताया है जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे लंबी हड्डी होती है जिसे हम फ्यूमर हड्डी कहते हैं। और किसमें ये गोलाकार पेरू की हड्डी होती है, उसमें एक खांच की तरह बना रहता है जिसके अंदर ये व्यवस्थित रहती है। इसके निचले सिरे से दो हड्डियां टिबिया और फिबुला संयुक्त रहती है। मतलब निचले सिरे में कौन कौन सी होती है? टिबिया और फिबुला रहती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखो, ये हमारी है टांग की हड्डी, फिबुला ये होती है और टिबिया हड्डी ये वाली होती है। घुटने में एक और अतिरिक्त हड्डी होती है जिसे पटेला कहते हैं। पटेला हड्डी कौन सी होती है? इस पिक्चर में देखो बच्चों, ये हड्डी होती है, इसे पटेला हड्डी कहते हैं। टखने में नीचे टारसेल होता है, पैर में मेटासेल और पैर की उंगली वाली हड्डियां अर्थात फोलेंजेस सहायक हड्डियां होती हैं। फिर है संधियां एवं गति। संधियां क्या होती हैं बच्चों? ये होते हैं जॉइंट, जैसे कि हमारे पैरों में, हमारे कंधे पे और कूल्हे पे, ये सारी जगह पे जॉइंट लगे हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संधियां। कंकाल में वह स्थान जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं संधि कहलाता है। संधि क्या होता है? जहां पर दो हड्डियां आकर जुड़ती हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधियां झटका सहने में काफी सक्षम होती हैं, मतलब ये झटकों को सह सकती हैं। हड्डियों की अंतिम शिराएं मुलायम उपास्थियों से ढकी रहती हैं और ये हड्डियों के बीच घर्षण को कम करती हैं एवं अचानक लगे झटकों को सहने में सक्षम होती हैं। संधियों पर हड्डियां एक साथ मजबूत व लचकदार पट्टियों द्वारा बंधे रहते हैं और इन पट्टियों को ही हम क्या कहते हैं? उपास्थि या लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट क्या होती है? संधियों पर हड्डियों के द्वारा लचकदार जो पट्टियां जुड़ी रहती हैं उन्हें ही हम उपास्थि कहते हैं। हड्डियों से हड्डियों को जॉइंट को हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। शरीर में अनेक संधि होती है। वे जिस प्रकार गति करते हैं उनके आधार पर संधि तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? थोड़ा हिलडुल सकने वाली, स्वतंत्र गति करने वाली और स्थिर रहने वाली हड्डी या संधि। ये संधियां जिस प्रकार गतिशील होती हैं उस आधार पर इनके चार भाग। पहली है कंदुक कलिका संधि। ये कैसी होती है? इस प्रकार की संधि में एक हड्डी के गोला जैसी दूसरी सतह हड्डी जैसी कटोरी जैसी होती है, और जैसे कि कंधे और कूल्हे की जैसी हड्डी होती है ना, उस तरह से ये जुड़ी हुई होती है। उस संधि को हम क्या बोलते हैं? कंदुक कलिका संधि बोलते हैं। फिर है अचल संधि। अचल संधि कैसी होती है? इस प्रकार की संधि में एक हड्डी का अंतरिम सिरा बेलनाकार, बेलन कैसा होता है? जैसे सिलेंडर होता है हमारे घरों में वैसा, और एक शंकुआकार, जैसे हम बर्थडे पे जो कैप लगाते हैं वो होती है शंकुआकार, जो दूसरी हड्डी में बने खांचे या छिद्र में भलीभांति व्यवस्थित रहती है, जुड़ी रहती है। इस प्रकार की संधि को हम अचल संधि कहते हैं। अचल संधि कौन कौन सी होती है? जैसे कि हमारे जबड़े में ऊपरी ओर पाई जाने वाली संधि या खोपड़ी की संधि भी अचल संधि होती है। कब्जा संधि। कब्जा संधि क्या होती है? ये उसी प्रकार से गति संभव करती है जिस प्रकार कब्जा लगे दरवाजे गति करते हैं, जैसे कि कोहनी या घुटने की संधि इसका अच्छा उदाहरण है। हमारी कलाई में भी दोहरे कब्जे की संधि लगी होती है। फिर है धुराग्र या चल संधि। इस संधि में अगल बगल एवं आगे पीछे की गति संभव होती है। इस प्रकार की जोड़े हड्डियों के चिकना सपाट छोरों पर पाए जाते हैं जिससे वे फर्श पर फिसल सकते हैं, जैसा कि हमारे पैरों की गति करते हैं। अभी मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये इसमें पहला है कूला संधि। ये देखो, कूला वाली जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं कंदुक कलिका संधि। कुछ इस तरह से जॉइंट रहता है। खोपड़ी में अचल संधि होती है, वो इस तरह से जॉइंट रहता है। और कब्जा संधि जैसे ये हमारी कोहनी में होती है,
और ये है हमारी चल संधि जो कि हमारे पैरों में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हड्डियां कैसे गति करती हैं। हड्डियां स्वयं गति नहीं कर सकती, ये आपकी मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और उन्हें संधियों पर गति योग बनाती है, यानी मांसपेशियों की सहायता से ही हड्डियां गति करती हैं। मांसपेशियां हड्डियों से कड़े पट्टियों की सहायता से जुड़ी होती हैं और ये पट्टियां टेंडन कहलाती हैं। आपकी बाह का ऊपर एवं नीचे चलाना दो मांसपेशियां बाइसेप और ट्राइसेप द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ये कहाँ होती हैं? ये हमारे हाथों में होती हैं, बाह में होती हैं। इस टाइप से जो हमारे आगे की तरफ होती है हड्डी उसे बाइसेप बोलते हैं, जो पीछे की तरफ होती है उसे ट्राइसेप बोलते हैं। जब आप अपनी बाह को सीधा रखते हैं तब बाइसेप ढीला हो जाता है और ट्राइसेप कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। इस प्रकार की गति को प्रसार कहते हैं। जब आप अपनी बाह को मोड़ते हैं तब बाइसेप कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। वे कंधे की हड्डी को एक सिरे पर खींचता है तथा बाह के अग्रभाग मतलब आगे वाले पोर्शन, जैसे कि मैंने बताया कि एक हड्डी दूसरे को खींचती है, इस गति को हम लचक या फिक्सिंग कहते हैं। अब है अन्य जंतुओं का कंकाल। बच्चों, कंकाल सबके अलग अलग तरीका के होते हैं और ये दो प्रकार के ज्यादातर पाए जाते हैं। एक होते हैं बहिर्कंकाल, एक होते हैं अंतःकंकाल। तो बहिर्कंकाल कौन से होते हैं? जैसे कि कुछ कीड़े कीट मकोड़े जो होते हैं उनका जो बाहर का आवरण होता है, बाहर का शरीर होता है, वो बहुत ही एक कड़ा खोल से, बहुत ही मतलब कठोर खोल से ढका रहता है और वही क्या करता है? उनके शरीर को सुरक्षित करता है। किसी जीव के बाहरी भाग पर लगे ऐसे कड़े संरचना को ही हम बहिर्कंकाल कहते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका का बना होता है। बहिर्कंकाल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि जीव में वृद्धि के साथ साथ उसका आकार नहीं बढ़ता है। मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या करते हैं? कुछ दिनों बाद अपने जो कंकाल होता है उसका त्याग कर देते हैं और उनका शरीर तो बढ़ जाता है लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ता। फलस्वरूप जीव को अपने जीवन काल में कई बार इसे उतार देना पड़ता है। जैसे सांप भी अपनी केचुली उतारता है। कुछ कीट जैसे मच्छर मक्खी में पंख बहिर्काल से जुड़ा होते हैं, कंकाल से जुड़ा रहता है। पंखियों की गति कंकालों से जुड़ी मांसपेशियों द्वारा कंट्रोल होती है। अब है अंतःकंकाल। अंतःकंकाल मनुष्य की ही तरह कुछ और जानवरों में भी अंतःकंकाल होता है, जैसे मछली, जलस्थली, सरीसृप और पक्षियों में भी कंकाल के शरीर के अंदर कंकाल होता है। ऐसा कंकाल को अंतःकंकाल कहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होता है और ये आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा शरीर के अंगों को गति करता है। बहिर्कंकाल के विपरीत जंतु में वृद्धि के साथ साथ ये बढ़ता भी है। कशेरुकों में गति, मतलब आपने देखा होगा कुछ जानवर होते हैं वो गति करते हैं, कैसे कर लेते हैं हम उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सभी कशेरुकों में आंतरिक कंकाल होता है जो हड्डियों का बना होता है। रीढ़ की हड्डी शरीर को सहारा प्रदान करती है, यानी हमारे शरीर को सहारा कौन प्रदान करता है? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। हड्डियों में जुड़ी मांसपेशियां हड्डियों को खींचती हैं तथा उसे चलाती हैं और संधियों पर झुकने या मुड़ने में मदद भी करती हैं। मांसपेशियां शीघ्रता से व शक्ति का कार्य करती हैं। अधिकांश मछलियों का शरीर आपने देखा होगा नौकाकार होता है और ऐसी आकृति जल को प्रभावित करने में न्यूनतम अवरोध डालती है। मतलब वो क्या करती है कि जो नौकाकार शरीर होता है उसकी वजह से मछलियां आराम से पानी में तैर सकती हैं, कोई बाधा नहीं आती है उसे तैरने में। मछली के पंख लचीले, रीढ़ भी इसी तैरने में मदद करती है। मछलियों में एक विशेष संरचना होती है जिसे वायुकोश या ब्लैडर कहते हैं। इसमें हवा भर व खाली कर सकती है तथा जल में ऊपर या नीचे आकर ये तैर सकती हैं। इसी प्रकार बच्चों पक्षी भी गति करते हैं। अधिकांश पक्षी उड़ने में सक्षम होते हैं। किस किस की वजह से? क्योंकि उनका शरीर रेखा धारा रेखित होता है जो हवा में को चीरने में सहायक होता है। उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, उनके पंख फरों से बहुत ही ज़्यादा फरों से भरे हुए रहते हैं। उनकी छाती की मांसपेशियां शक्तिशाली होती हैं। पक्षी के उड़ान के समय फरों की दो मुख्य गतियां होती हैं, एक होती है डाउन स्ट्रोक, एक होती है अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक के समय पंख नीचे की ओर और आगे की ओर गति करते हैं। फरें आवश्यक उड़ान प्राप्त हेतु हवा की ओर धक्का देती हैं और अप स्ट्रोक के समय फरें खुल जाती हैं तथा हवा उनके बीच से गुजरती है। इस प्रकार हवा उसे ऊपर नहीं
ढकेलती, इसीलिए अप स्ट्रोक में डाउन स्ट्रोक की तुलना में काफ़ी कम प्रयास करना पड़ता है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दिखाया गया है किस तरह से फर्स्ट उड़ान के समय में उन्होंने पंख अपने ऐसे फैला रखे हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं, जब पंख वो नीचे उतरने वाले होते हैं तब ऐसे कर लेते हैं, ऊपर जाने वाले होते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। अब बच्चों आपको इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लेके आनी है, मैंने टिक तो लगा दिए हैं, आप देख लेना, और साथ में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको समझा भी दूंगी। तब तक आप ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय बाय।